अभी एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न एक ने मुझे बोला। उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि मुस्लिम सरल होते हैं, लेकिन जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां हम देख रहे हैं मुसलमानों की, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? दूसरी बात संग संग ये भी पूछी है कि आतंकवाद के मूल कारणों पे भी आप चर्चा करें। दृष्टि आपकी गहरी है तो शायद आप हमें कुछ ऐसी बात बता पाए जो हमें ये राज उजागर करे कि ये आखिर आतंकवाद क्यों इतना खड़ा हो गया, कौन से कारण ऐसे रहे। ये जो आज पूरे दुनिया को हम आतंकवाद की लपेट में देखते हैं, इसका क्या कारण है? इसको जानना हो तो हमें यह समझना पड़ेगा कि युद्ध इस पृथ्वी पे सदा से होते रहे, लेकिन हमेशा से युद्धों का एक ही कारण होता था, एक दूसरे की भूमि कब्जा करना, सिर्फ भूमि कब्जा करना, वहां का पशुधन, वहां की स्त्रियां, वहां की और चीजें लूट लेना। लेकिन धीरे धीरे ये युद्ध छद्म युद्ध में बदलता चला गया। छद्म युद्ध, अब छद्म युद्ध जो होता है वो इस तरीके का होता है कि हम किसी देश को बर्बाद भी करें, अपने कब्जे में भी लें और उसको पता भी ना चले कि कब कब्जे में ले लिया। इसी छद्म युद्ध में व्यापार नीति भी आती है, इसी छद्म युद्ध में इकोनॉमिक्स भी आती है, इसी छद्म युद्ध में कई प्रकार की और नीतियां भी शामिल होती हैं। लेकिन अभी हम जरा जो बात करने जा रहे हैं, मेरा मानना है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो छद्म युद्ध में माहिर है वो अमेरिका है। अभी तक, आगे कौन हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी तक की जो इतिहास कहता है छद्म युद्ध में सबसे ज्यादा महारथी अमेरिका। और ये जो पूरा युद्ध फैला हुआ है आज आतंकवाद का, इसके पीछे भी कारण अमेरिका है। यहां तक कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो लड़ाई बढ़ रही है, इसका कारण भी पश्चिम मुल्क है। आज इसको थोड़ा सा और गहराई से बात करूंगा। मैंने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रयोग, एक तरीके से प्रकोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस आतंकवाद के मुद्दे पे ग्लोबल वार्मिंग क्यों ले आया, लेकिन जब तक आप इस ग्लोबल वार्मिंग को नहीं समझोगे, आतंकवाद का जड़ भी नहीं समझ में आएगी। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि हर 5 लाख साल में ऐसा होता है कि पृथ्वी अपना स्वरूप चेंज करती है, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी धुरी चेंज करती है। उस धुरी चेंज करने में एक वक्त होता है 20-30 साल का, जो बड़ा उथल पुथल का वक्त होता है। उस उथल पुथल के वक्त में पृथ्वी फिर से अपना कपड़े ठीक करती है और सब बदल लेती है। वो 5 लाख साल पहले भी हुआ था और 5 लाख साल बाद भी अब होने जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हमको असल में ये सिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग गर्मी का बढ़ जाना है, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग गर्मी का बढ़ना जरूर है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो हमें सर्दी के रूप में देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग का आरंभ तो इस चीज से हुआ है कि पृथ्वी पे पहले बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर गर्मी बढ़ाती है, ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघल के जो होता है उसे समझो। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो खारा पानी और मीठा पानी एक जगह पे मिलता है, उसको एक धारा बोलते हैं, नाम मुझे नहीं याद है, वैज्ञानिक तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो वो धारा जो होती है, वहां से एक तरफ ठंड बहती है, एक तरफ गर्मी बहती है। उसके टकराहट से 2 धाराएं पैदा होती हैं, सर्दी की, गर्मी की। विपरीत का आकर्षण है। तो होता यह है कि ग्लोबल वार्मिंग जब बहुत बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पे
ग्लेशियर जो है पिघलेंगे और अपना स्थान बदलेंगे। इसको बदलने पे कुछ पृथ्वी का स्वरूप सन 2050 के आसपास 50 से 80 के बीच में ग्लोबल वार्मिंग अपने शिखर पे होगी और 2050 से 80 के बीच में भयंकर भूकंप आएंगे, भयंकर तूफान अभी भी आप महसूस करने लगे हों। मार्च एंड होने जा रहा है और अभी ठंड है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे हैं। गर्मी भी फिर बहुत होगी। तो उस समय ऐसा होगा कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो अभी हम अच्छा पाते हैं और खास तौर पे पूरा यूरोप वो बर्फ से ढक जाएगा। बर्फ भी थोड़ी बहुत नहीं, 2-2.5 किलोमीटर ऊंची, 2-2.5 किलोमीटर ऊंची बर्फ से ढक जाएगा। ग्लेशियर पूरे पिघल के सागर का रूप ले चुके होंगे। हमारा जो हिंदुस्तान का इधर का एरिया है ये सूखे का शिकार होगा, थोड़ा थोड़ा रेगिस्तानी एरिया में तब्दील हो चुका होगा। जो एरिया बीच का सऊदी अरब के मुल्क आते हैं वो हरे भरे हो चुके होंगे, जैसे कभी हिंदुस्तान का माहौल होता था वो हरे भरे हो चुके होंगे। वहां पानी की कमियां ना रहेंगी, सब कुछ वहां बहुत अच्छा अच्छा सा होता चला जाएगा। ये भविष्य का पृथ्वी है। लेकिन ये भविष्य का पृथ्वी है मैं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है ये कोई इंसर्ट से मुझे खबर आई है कि ऐसा है। ये बाकायदा वैज्ञानिक की खोज है। ये वैज्ञानिकों की खोज है जो ये कहती है कि ऐसा हो जाएगा। और ये वैज्ञानिक कौन? अमेरिका और रूस आज से 60-70 साल पहले से ये बातें जानते हैं कि आज से 60-70 साल बाद ये ऐसा होगा। इनकी खोज का आधार 100 साल पहले ही इन्हें आने वाले खतरे से आगाह कर देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब पूरी पृथ्वी पे खासतौर पे यूरोप में जब पूरा बर्फ से ढक जाएगा तो ये देश कहां जाएंगे? कहीं तो जाएंगे। इंसान को जब अपने घर के बारे में पता लगता है कि दीवार में अब दरार आ गई तो वो दूसरे घर की तैयारी करने लग जाता है। या तो वो उसी घर को तोड़वा के घर बनाए या दूसरा प्लॉट ले। उसी घर को घर बनवाना भी जब संभव ना हो तो निश्चित ही दूसरा प्लॉट लेने के अलावा कोई उपचार नहीं बनता। हम आज तक कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन घर की सोच से हम मुक्त नहीं हुए। पूरी मनुष्य जाति सिर्फ घर के इर्द गिर्द ही घूमती है। कितने भी फकीर क्यों ना हुए रात को अपनी झोपड़ियों में पहुंच ही जाते हैं। कितनी सभ्यताएं ऐसा मानने लगी हैं कि हम सब एक दिन नया ग्रह भी ढूंढेंगे जब यह ग्रह दिक्कत में पड़ जाए। लेकिन अभी जब हम इस योग्य नहीं हैं तो इस ग्रह पे ही हम अपने घर बदलते घूमते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा प्लॉट जब भविष्य में ये सऊदी मुल्क होंगे तो फिर क्यों ना रूस और अमेरिका इसको कब्जाने की सोचें। यहां से शुरू होता है आतंकवाद। मैं इसके संबंध में कुछ अजीबोगरीब तर्क दे रहा हूं, इनको थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले अफगानिस्तान पे कब्जा किया रूस ने। रूस ने सीधा सीधा कब्जा कर लिया था। जब रूस ने सीधा सीधा कब्जा कर लिया तो अमेरिका को लगा कि रूस ने तो पहले से प्लॉट कब्जा कर लिया जिस पे हम मकान बनाने की सोचते थे। तो अमेरिका ने छद्म युद्ध का सहारा लिया। उसने अफगानिस्तान में जिहादी बातें करके वहां पे एक संगठन जो ओसामा की देखरेख में चलता था उसको धन मुहैया कराया, हथियार मुहैया कराए, सब कुछ मुहैया कराया और रूस को वहां से खदेड़वा दिया। वो युद्ध इतना भयानक हुआ कि इसके कारण पूरा रूस टूट गया। एक दुश्मन तो पूरा तबाह हो गया इससे। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि जिन लोगों को उसने जिहाद सिखाया था वो जिहादी लोग ऐसे हो गए थे कि वो अपनी धरती पे अब ये बातें बर्दाश्त नहीं करते कि कोई दूसरा आए, तो वो उनको भी नहीं आने देना चाहते थे। अब अमेरिका के लिए दिक्कत ये थी कि पहले तो
चूहा भगाने के लिए हम बिल्ली छोड़ दी, अब बिल्ली के लिए कुत्ता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत साथ साथ ये भी चलती है कि अफगानिस्तान पे अगर सीधे सीधे अमेरिका कब्जा करता है तो फिर और जो राष्ट्र हैं आस पड़ोस के देश वो अमेरिका की खिलाफत कर सकते हैं। तो सीधे सीधे कब्जा करना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुल्क था जो वाकई में इनके सबसे ज्यादा विरोध में खड़ा हो सकता था वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्थिक हालात सदा से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि अभी अभी तो बेचारा पैदा हुआ, 60-70 साल पहले तो पैदा हुआ। इसको अमेरिका ने अपने पैसे से खरीदना शुरू किया। नेता जमीर के कच्चे निकले, बिकते चले गए। अमेरिका का पूरा इन पे इतना दबदबा हो गया कि ये मुल्क अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो बहुत धन दे रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जे की एक योजना बनाई, और वो एक तरीके से योजना थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराना। अब ये जो गिराना शब्द मैं कह रहा हूं, इस बात को लेकर हो सकता है कि अमेरिका मेरे को मुकदमे ठोक दे। तो कोई बात नहीं, ठोक दे यार, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या, ले जाएगा क्या तू मेरा, बात तो मैं अपनी कहूंगा। तो वो जो चीज थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इन लोगों ने स्वयं प्लान करके गिराया। इनके पास कितनी ऐसी खुफिया एजेंसीज काम करती हैं जो सरकार के लिए ही काम करती हैं, लेकिन गैर कानूनी ढंग से काम करती है, सब जानते हैं। तो ऐसे में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया। इस गिराने का एक बहुत अलग तरीके का मैं उदाहरण दे रहा हूं। गिराने के बाद इन्होंने आरोप लगाया ओसामा बिन लादेन के ऊपर। ओसामा बिन लादेन के ऊपर आरोप लगा कि इसने गिराया। ये वो आतंकवादी थे जो छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए, कि जहां 5 आदमी मार दिए, 10 आदमी मार दिए, आज हमने 200 मार दिए, इसके लिए ईमेल भेज भेज के कहते थे कि हमने मारे। स्वीकारोक्ति लेने में इन्हें मजा आता था। ये वो आतंकवादी संगठन थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा देना तो ऐसी था जैसे खुदा पा लिया। लेकिन कभी भी ओसामा ने नहीं कहा कि हमने गिराया। हमेशा यही कहता रहा, हमने नहीं गिराया, हमने नहीं गिराया, हमने नहीं गिराया। लेकिन एक नहीं सुनी, हमला कर दिया। संवेदनाएं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ पूरे दुनिया की जुड़ी थी, क्योंकि सभी मुल्कों के लोग उसमें मारे गए थे। पूरी दुनिया ने इस संबंध में सहमति दी अमेरिका को कि हाँ ठीक है, युद्ध कर देते हैं। हमला कर दिया, चुन चुन के वहां से लोगों को मारा, पूरी अपनी सरकार अपने कब्जे वाली बैठाल रखी। धीरे धीरे वहां के प्रशासन में अब वही लोग हैं। कहने को अभी अमेरिका कहता हो कि हमने वहां से सैनिक वापस बुला लिए, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके ही इशारों पे चलता है, सब कुछ उन्हीं की तरीके से हो रहा है। लेकिन ये तो एक छोटा सा प्लॉट था, इससे तो काम नहीं बनना था। निगाह तो अभी और जगहों पे थी, काम अभी और भी बाकी। तो उन्होंने इराक पे भी इसी तरीके से कब्जा किया। इराक पे इस बात को लेकर कब्जा किया गया कि सद्दाम हुसैन, जिसके पास परमाणु शस्त्र हैं और वो दुनिया के लिए खतरा है, सद्दाम हुसैन के ऊपर भी हमला कर दिया और अंत तक उसे फांसी तक चढ़ा दिया। लेकिन परमाणु बम तो छोड़ो, एक तमंचा भी नहीं मिला परमाणु बम को, एक भी तमंचा नहीं मिला। अरे सॉरी तो बोल दो यार कम से कम। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति कोई एक सॉरी तो बोल दे, सॉरी सर गलती हो गई तो केस मार डाला, ऐसा कुछ बोल दो। तुम तो सॉरी भी नहीं बोलते। पूरा इराक कब्जा कर लिया, कर्नल गद्दाफी को मारा। जिस बात के तहत मारा वो बात नहीं मिली। ठीक है, तानाशाह रहे होंगे, तो कौन अपने घर को कैसे चलाता है तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम बाप हो सबके। तुमने आतंकवादियों को पूरी तरीके से बढ़ाया, फिर वहां से वो घबरा के जहां जहां भागे, किधर भागे? उन मुल्कों में भागने नहीं दिया। वो सारे आतंकवादी भागे पाकिस्तान की तरफ।
फिर पाकिस्तान से तुमने सपोर्ट हटा लिया, अब वो पाकिस्तान के अंदर घुस के खुड़पैच कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। निगाह तो उसकी पाकिस्तान पे भी है, पाकिस्तान के लिए वो सोचता है हिंदुस्तान साथ देगा, लेकिन एक बीच में गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई, चीन कूद पड़ा। चीन आज पाकिस्तान के संग आ गया। हिंदुस्तान भी जानता है लड़ने का फायदा नहीं है, अमेरिका अब वहां कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आतंकवादियों को तो जन्म दे दिया। आतंकवादियों को जन्म नहीं दिया, इन अमेरिकियों ने एक और छद्म युद्ध लड़ा, और वो लड़ा कुवैत जैसे मुल्कों के खिलाफ। कुवैत, ये जो ऐसे मुल्क हैं जहां पे शेख थे, और बहुत सीधे साधे लोग होते हैं शेख, शेख वाकई बहुत सीधे साधे होते हैं। ये बहुत गरीब थे, ऊंट पे घूमने वाले लोग। अचानक इनके पास धन का भंडार लग गया हाथ में, तेल, बहुत पैसा आ गया। कई बार ऐसा हुआ जब ये लड़ाइयां चली तो लोगों को ऐसा लगा कि ये लड़ाइयां अमेरिका लड़ रहा है तेल की खातिर। गलत बात है, तेल की कोई लड़ाई नहीं है। इराक के पास जितना तेल है ना, उससे ज्यादा तो ये बम गिरा दिए थे वहां पे, उससे ज्यादा कीमती तो बम गिरा दिए। तो तेल की लड़ाई नहीं थी, वो तो दिख रही थी। हाँ, कुवैत मुल्कों में इन्होंने गल्फ कंट्रीज में जो कब्जा करने का प्लान किया, वो बहुत बहुत अलग सा प्लान था। वो प्लान इनका ये था कि उनके पास अपने आदमी भेजे, शेखों के पास, उनको समझाया कि भाई आप लोग, इतना पैसा आपके पास है, लेकिन ये कब तक खाओगे, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सन 2020-25 में आपका तेल खत्म होने जा रहा है। ये हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, ये इनसेट की तस्वीरें हैं, ये आपके गड्ढे में कितना तेल है वो हमें सब पता है, और ये तेल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें, हमको तो बाबू कुछ आता ही नहीं, तेल हाथ लगा था वही बेच रहे थे, अब तो कुछ आता नहीं। उन्हें चिंता ना करो, आप यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दो। पर्यटन को बढ़ावा देने का मतलब कि विदेशी आएंगे तो पैसा आएगा। ठीक है भाई, शेख राजी हो गए, उनका दो, क्या करना है, उनका होटल बनाओ, शानदार शानदार इमारतें बनाओ। वो कौन बनाएगा, बोले वो हम बनाएंगे, उसकी भी चिंता करें। उन्हीं के पैसे, उन्हीं का मुल्क, उन्हीं की सब संपत्ति, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। पिछले 25 साल में जितना कंस्ट्रक्शन सऊदी अरब में हुआ उतना कहीं भी नहीं हुआ, चीन में भी नहीं हुआ इतना कंस्ट्रक्शन जितना सऊदी अरब में हो रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें इस समय सऊदी अरब में काम कर रही हैं। सऊदी अरब में बहुत कुछ खड़ा हो गया, लेकिन पर्यटन वहां चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की सोच थी बोरके की सोच। बुर्का पहनते हैं वहां के लोग, उनकी एक डिसेंसी है, कोई चोरी करे तो हाथ काट डालो, किसी औरत को देखे तो उसकी हत्या कर दो, इस टाइप की सोच चलती। लेकिन ये सोच को उन्होंने बड़े ढंग से मारा। उन्होंने कहा साहब आपके यहाँ पर्यटन चल नहीं पाएगा क्योंकि आपके यहाँ नियम बड़े सख्त हैं। शराब आप पीने नहीं देते, औरतें आपके यहाँ बिकनी में घूम नहीं सकती, आपके यहाँ ये जुआ हुआ खेला नहीं जाता। तो जब तक ये नहीं होगा कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो भाई, ये भी शुरू कर दो। तो जिस देश में वहां की संस्कृति के नाम पे महिलाएं बोरके में घूमती थीं, उसी देश में आज जो है बिकनी में घूमते हैं। आपको शायद नहीं मालूम, कुवैत में 95% विदेशी रहते हैं, 5% केवल कुवैती रह गए, केवल 5%। और जब ये मैं कह रहा हूं कि अमेरिका अपने प्लॉट को खरीद रहा है, तो लोग कहते हैं ये स्वामी जी बात थोड़ी हजम नहीं होती, चलो एक और तर्क देता हूं, थोड़ी हजम कर लो। मुझे बताओ, रूस और अमेरिका में क्या पिछले 40-50 सालों में कोई बड़ा निर्माण कार्य हुआ? बड़ा निर्माण कार्य जो दुनिया को दिखाने के लिए हो कि हमने बहुत बड़ी इमारत बनाई, ये हजारों करोड़ खर्चा करके ये किया, कुछ किया? कुछ नहीं किया। हाँ, पुल बना लिए चलने फिरने के लिए, अभी तो रह रहे हैं, तो कोई जल्दी क्या है। एक इमारत बना ली दिखाने के लिए कि हाँ ये इमारत वाटे ट्रेन तक गिर गया तो हम खड़ी कर दे रहे, ये छोटी सी बात। बाकी सारी इमारतें तो तुम यहां बना रहे हो अपने मतलब की।
क्योंकि यहीं तुम्हें रहना है आके। पहले से लोग तुम्हारे खरीद चुके हैं, टापू खरीद लिए हैं, वहां की बिल्डिंगें खरीद लिए हैं, वहां फ्लैट तुम्हारे लोगों ने खरीद लिए हैं। तुम तो सब पहुंच गए वहां पे, बोरिया बिस्तर तो अभी आना शुरू हो गया, क्या देर है। यही राजनीति जब ये मुस्लिम उनके खिलाफ लगाना चाहते हैं, जिनके सीधेपन को इन लोगों ने बरगलाया, तो उनकी ये लोग बंदूक की नली हिंदुओं की तरफ घुमा देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मोदी जीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ओबामा यहां चले जाते हैं मिलने, हमारे सर आपके देश को हम ये सहयोग देंगे, तो उनकी जो बंदूक इधर घूमी होती है वो इधर घूम जाती है ऐसे करके, फिर वो उधर से चले जाते हैं, वो इधर मोदी की तरफ भी रह जाती है। मूर्खों, सोचो तुम कर क्या रहे हो। वो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और तुम पदम युद्ध लड़ रहे हो। तुम पैरों से ही भागे पड़े हो, वो दिमाग से तुम्हें भगाए पड़े हैं। हमेशा से फूट डालो राज करो उनका कारण था, उनकी तरकीब रही। तुम उसी झांसे में आज भी आ रहे, अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये क्या कर रहे हो। तुम लड़े पड़े हो यहाँ पे, और वो जो संगठन चल रहे हैं उनको पैसा कौन देते हैं, कहां से आता है उनके पास ये लड़ने का पैसा। ये सब फिर आपसी तुम लोगों की लड़ाई में मजा लेते हैं लोग। तो आतंकवाद जिसको आज कहा जाता है कि आतंकवाद खड़ा हुआ, ये मुस्लिम आतंकवादी हैं। सही बात तो ये है, ये मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, ये प्लान करके पैदा किए गए आतंकवादी। हाँ, ये बात है कि ऐसा जब वो करते हैं, आतंकवादी तैयार जब वो करते हैं, तो वो उनकी भावनाओं का सहारा लेते हैं। उनकी भावनाओं जो उनके धर्म के प्रति हैं, जो उनके ईमान के प्रति है, उसको तोड़ मरोड़ के समझाया जाता है। और फिर वो उसकी वही मिसाल दूंगा, जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन को समझा देते हैं, युद्ध के लिए राजी कर देते हैं। अर्जुन जैसा आदमी जो युद्ध लड़ने को राजी ही नहीं था, उसको युद्ध के लिए राजी कर लिया। तो ये सब बेचारे अर्जुन जैसे लोग हैं, बड़े धर्म का अच्छा अच्छा तर्क देके राजी कर लिया युद्ध के लिए। तो ऐसे ही कुछ लोगों को पीछे से सहयोग देके, कुछ बातें करके ऐसा किया जाता है कि हम सब हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में पड़ गए, अपनी तरक्की भूल गए, अपना ईमान भूल गए, अपने धर्म की उन बातों को भूल गए जिसमें परमात्मा पाना ही एकमात्र लक्ष्य होता था। लगे पड़े हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने पे कि उसकी हम एक आंख फोड़ेंगे चाहे हमारी दूसरी फूट जाए। तो ये सब थोड़ा सा चिंतन करने के लिए है। अमेरिका जो कर रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की जानकारियों के तहत वो पहले से प्लान में एक युद्ध लड़ रहा है, छद्म युद्ध है, जो वो काफी हद तक जीत चुका है। मैं अभी भी सबसे कहता हूं, मेरा ये संदेश है, मैं ये संदेश है कि अमेरिका भी गलत नहीं है। मैं उसको गलत तरीके से नहीं, मैं ये कह रहा हूं उसकी सोच गंदी है, लेकिन परिस्थितियां तो उसकी भी बुरी है ना। आगे चल के सब बच्चे बर्फ में दबने वाले हैं, तो वो भी क्या करे। तुम अपने बच्चों को बचाने के लिए युद्ध पे आ जाते हो, वो भी आ सकता है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी इस बात का खूब प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। फिर इधर के जो मुल्क हैं वो इकट्ठे होके अमेरिका के लिए बाहें फैलाएं कि आओ यार, तुम्हें जरूरत है तो तुम आ जाओ। हैं तो सब इस पृथ्वी पे रहते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। अभी तक तो ये युद्ध का कारण बनी है, ये बात ग्लोबल वार्मिंग युद्ध का कारण बनी है, लेकिन मैं कहता हूं अगर मेरी मानी जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पहली ऐसी विपदा होगी इस मनुष्य जाति पे, जो पूरी मनुष्य जाति से धार्मिकता की लड़ाइयां खत्म करके मनुष्यता के जन्म का कारण बने। सहयोग करो एक दूसरे का, सब सारी जरूरत है इस समय, पूरी ऊर्जा को लगाओ सारे ही मुल्क ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में। सारे ही जो बना के हथियार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसको खत्म करो। इसलिए मैं ये विषय पे बोल रहा हूं। ना मेरा पीड़ा है मुझे मुस्लिमों पे,
ना मेरी हिंदुओं के प्रति कोई, ना मुझे ईसाइयों के प्रति। मुझे तीनों पे एक ही सा तरस आता है, कह रहा हूं। करुणा यहां नहीं शब्द यूज कर रहा हूं। करुणा तो तब होती है जब धर्म के आधार का कारण बनती है, लेकिन अभी तो दया है, क्योंकि तुम लोग शारीरिक आधारों पर अटके हुए हो। शारीरिक आधारों के कारण मुझे ये कहना पड़ रहा है। तो इसलिए ये बात चिंतन हो जाना चाहिए शुरू कि किस किस प्रकार की मानसिकताएं यहां काम कर रही। मैं इन मानसिकताओं को उठा रहा हूं, इस पर रिसर्च करो, इस पर खूब खोजबीन करो, और तुम पाओगे कि मेरी बात कहीं पे गलत नहीं है। लेकिन वक्त आ गया है कि इस पृथ्वी को इस चूतियापे से मुक्त किया जाए, ऐसी बातों से मुक्त किया जाए जहां लड़ाई का कारण बने। सीधे सीधे प्रेम का कारण बन सकता है तो उसको बनाओ, इस पे नहीं।